हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में बेटा स्वागत है। तो बेटे आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की जो आपकी डॉक्टर हरसौरूप शर्मा प्रकाशन की बेटा जो गणित की किताब है, इस किताब में आपको जो अध्याय 3 दे रखे हैं आव्यूह, इस अध्याय 3 के अंतर्गत आपको जो विविध प्रश्नावली 3E दे रखा है। तो बेटे इस विविध प्रश्नावली 3E में जो आपको प्रश्न 6 से जो प्रश्न दे रखे हैं, इन प्रश्नों का हल बेटा आज की क्लास में हम लोग समझेंगे। इससे पहले की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो बेटा आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से जाके आप देख सकते हैं। आपको हर अध्याय का कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट और बेटे एक एक प्रश्नावली के प्रश्नों का हल आपको करवाया गया है, आप देख सकते हैं। और बेटे आज की क्लास में जो प्रश्नों का हल रहेगा, ये विविध प्रश्नावली आपको जो 3E दे रखा है, इस प्रश्नावली से संबंधित रहेगा। तो चलिए बेटा बिना देरी किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 8, यहाँ पे 3 प्रश्न बेटा मैं बोर्ड के ऊपर लिख के हमने रखा हुआ है, क्योंकि प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 7 में आपको किताब में जो क्वेश्चन दे रखा है वो अधूरा दे रखा है। किताब में आपको प्रश्न नंबर जो 6 दे रखे हैं वो केवल यहीं से आपको दे रखा है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन के तथा पी पर क्या प्रतिबंध होगा। और बेटे ये सभी जो प्रश्न हैं ये ऑब्जेक्टिव हैं, मैं आपको इनका हल बताता हूं। आप एमसीक्यू में जो ऑप्शन आपको लगे वो आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। हम आपको प्रत्येक प्रश्न का हल बता देते हैं, ये कैसे होता है, रीजन आपको दे देते हैं, और आप क्या करेंगे, चारों विकल्पों में से जो सही आपको यहाँ पे आएगा वही आप टिक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 7 में आपको किताब में आपको यहां से प्रश्न दे रखा, ये प्रश्न नंबर 6 है, ये प्रश्न नंबर 7 है। तो बेटा ये अधूरा जो बातें हैं, अधूरी बातें, ये क्या करेंगे आप कॉपी पे नोट कर लेंगे। और किताब में भी बेटा आपको ये चीज बढ़ा लेना है। आपको बढ़ाना है, मान लीजिए कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू तथा पी क्रमशः 2 गुणे एन 3 गुणे के 2 गुणे पी एन गुणे 3 तथा पी गुणे के कोटियों के आव्यूह हैं। यानी बेटा इस कॉन्सेप्ट को बेटा आपको लिखना है, ये बेटा प्रश्न में ही दिया है, एनसीईआरटी किताब में आपको दे रखे हैं। बाकी हरसौरूप शर्मा जो बुक है कक्षा 12 की, इसमें आपको विविध प्रश्नावली का जो प्रश्न नंबर 6 उसमें ये चीज नहीं दिया है, तो बेटा आप अलग से नोट कर लेंगे, ठीक है। तभी बेटा आप जो है प्रश्न नंबर 6 और 7 का हल समझ पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 6 का हल समझते हैं। तो चलिए ये रहा प्रश्न नंबर 6 और बेटा इसका हम लोग हल समझते हैं। तो बेटे यहाँ पे पी वाई और प्लस डब्ल्यू वाई को होंगे परिभाषित होने के लिए हमें यहाँ पे बेटा क्या बताना है, हमें यहाँ पे बेटा प्रतिबंध बताना है। क्या बताना है? प्रतिबंध बताना है। तो बेटा मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे हम लिखेंगे पी वाई के लिए, बेटा पी वाई के लिए बहुत ध्यान से देखेंगे, पी वाई के लिए। और यहाँ पे बेटा जब पी वाई के लिए लिखोगे तो पी वाई के लिए, तो यहाँ पे बेटा हम एक काम करते हैं, यहाँ पे P की जो कोटि आपको दे रखी है, बेटा P की जो कोटि दे रखी है वो आपको दे रखा है। देखो बेटा ये X है तो पहला पहले का हो गया कोटि, दूसरे अक्षर का दूसरा कोटि हो गया। तो P आपका लास्ट में है तो लास्ट वाला P का कोटि क्या होगा, P गुणे K होगा। क्यों बेटा, X का कोटि है 2 गुणे N, Y का कोटि है 3 गुणे K, Z का कोटि है 2 गुणे P, W का कोटि है N गुणे 3 और P का कोटि क्या होगा, P गुणे K होगा। तो P की जो बेटा कोटि है तो वो आपको यहां पे दे रखे हैं P गुणे आपको K दे रखे हैं। P की जो कोटि है वो आपको P गुणे K दे रखा है। दूसरी चीज Y की कोटि आपको क्या दे रखा है, तो Y की कोटि की अगर हम बात करते हैं बच्चा तो आपको दे रखे 3 गुणे K। क्या दे रखे, 3 गुणे K। मैं आपको समझाना चाहूंगा, ये P है तो P की कोटि आपको P गुणे K दे रखे हैं, Y है तो Y की कोटि आपको दे रखे 3 गुणे K, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख लिया है।
अब यहाँ पे बेटा आपको थोड़ा मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जरा इसको मैं साफ लिखूं दूर दूर तो आपको और अच्छा मैं समझा सकूंगा। देखो ये y है, तो y की क्या थी बेटा 3 गुणे k। हाँ अब देखिएगा, तो यहां पे बेटा p और y के बीच में कोई निशान नहीं है, p और y के बीच में गुणे का निशान मानते हैं। तो बेटा p जो आपको दे रखा है, बेटा जो p आपको दे रखा है और y दे रखा है, इनके बीच में गुणे का निशान है। तो p और y, तो p और y अगर इनको हम आव्यूह मान लेते हैं तो आव्यूह की गुणा तभी होती है, आव्यूह की गुणा यानी कि गुणा तभी होती है, p और y की गुणा तभी होगी जब पंक्तियों की गुणा और स्तंभों से की जाए। आपको मालूम है अगर हमको कोई दो आव्यूह दे रखे होते हैं और अगर हम उनकी गुणा करते हैं, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया है, तो बेटा हमेशा पंक्तियों की गुणा स्तंभों से होती है। बोलिए, हमारे पास दो आव्यूह हैं, तो पहले आव्यूह की जो पहली पंक्ति है दूसरे आव्यूह का जो पहला स्तंभ है उससे गुणा होती है। तो यहाँ पे देखिएगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो p आपको दे रखा है तो बेटा कोटि है, ये p गुणे के 3 गुणे कोटि है। तो बेटा कोटि कैसे लिखते हैं, पहली पंक्ति होती है, जैसे p गुणे k है तो p पंक्ति हो गया, k स्तंभ हो गया, इसमें 3 पंक्ति हो गया, k क्या हो गया स्तंभ हो गया। लेकिन हमें py निकालना है, तो बेटा py जब निकालोगे तो p की गुणा जब y से करोगे तो हमें पंक्ति की गुणा हमें स्तंभ से करनी होगी। तो बताओ, पहला वाला अक्षर p है, दूसरा वाला वायु है, तो पहले वाले p की कोटि है p गुणे के, तो इसकी पहली पंक्ति क्या है p, और दूसरा अक्षर y है, इसकी बेटा इसकी जो कोटि है वो 3 गुणे के, इसका स्तंभ क्या है k है। तो बताओ बच्चा, यहाँ पे जो पंक्ति की गुणा होगी वो स्तंभ से होगी। बोलो बोलो, पंक्ति और स्तंभ आ जाएगा साथ में। तो बेटे मैं आपसे कह सकता हूं, यहाँ पे अगर हम आपसे कहें तो इसको बेटा हम लिख सकते हैं p गुणे k लिख सकते हैं। बताओ, ये बात समझ में आ गई। पंक्ति और स्तंभ को हम कोटि में लिख सकते हैं, ठीक है। तो py आपका गुणा होके आ गया, p गुणे k आ जाएगा। दूसरी चीज यहां पे आपको क्या दे रखे, ध्यान दीजिएगा, wy के लिए, wy के लिए तो बेटा सेम स्थिति है। देखो बेटा W है, W की कोटि है क्या, n गुणे 3 है, क्यों, हाँ n गुणे 3 है, W n गुणे 3। तो यहां पे हम कह सकते हैं W बराबर n गुणे 3 है। और अगर बेटा y की बात करते हैं तो y की गुणा, y की जो कोटि है वो 3 गुणे k ही है। तो फिर देखो W की गुणा y से करेंगे तो इसमें जो पंक्ति है, W जो आपको अच्छा दे रखा है इसकी कोटि है n गुणे 3, इसमें पंक्ति n है, स्तंभ है 3, y में क्या है पंक्ति 3 है, स्तंभ है k। तो बेटा हम कह सकते हैं पंक्ति की गुणा स्तंभ से होगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं मेरे बच्चे, इसको हम लिख सकते हैं n गुणे k लिख सकते हैं। बताइए क्या ये बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, py प्लस wy को परिभाषित करना है। तो यहाँ पे देखना है py प्लस wy के लिए परिभाषित, बेटा परिभाषित हमें प्रतिबंध बताना है। तो परिभाषित जो प्रतिबंध होगा, तो अब बेटा एक काम करो, यहां पे जो p गुणे k आया है, बोलो, और यहां पे n गुणे जो k आया है, तो हमें py का p और y जब गुणा किए हैं तो हमको p गुणे k कोटि प्राप्त हुआ है, और wy का हमें कोटि प्राप्त हुआ है n गुणे k। तो हमसे कहते हैं py प्लस wy के बीच में प्लस का निशान है। तो हमें अगर इस कोटि और इस कोटि को अगर जोड़ना होगा तो बेटा आपको पता है कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। क्यों, हम कभी भी दो आव्यूह को तभी जोड़ या घटा सकते हैं जब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या बराबर हो। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पे जो py है इसमें पंक्ति है p, स्तंभ है k। यहां पे बेटा क्या है, पंक्ति n है, स्तंभ क्या है k है।
तो यहाँ पे पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे बेटा एक काम करो, यहाँ पे बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे पी वाई और डब्ल्यू वाई को तभी जोड़ पाओगे जब पी गुणे के और एन गुणे के आपस में क्या हो, बराबर हो। तो पी गुणे के बराबर हम लिख सकते हैं एन गुणे के। ठीक है, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, तभी तो दोनों को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे पी वाई और प्लस डब्ल्यू वाई के बीच हमें प्रतिबंध ज्ञात करना है। तो पी गुणे के का जो मान है एन गुणे के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो बताइए के आपका कैंसिल हो गया, तो आपका आ जाएगा P बराबर n। तो P बराबर जब n आएगा तो बेटा ये देखो कि P बराबर n जो है वो किस ऑप्शन में है। आप देखेंगे P बराबर जो n है वो किस ऑप्शन में है। तो जैसा कि प्रश्न नंबर 6 आप अपनी किताब में देख रहे होंगे, हम भी देख रहे हैं, तो प्रश्न नंबर 6 का जो पहला ऑप्शन है वो आपका सही होगा, क्योंकि उसी में आपको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दे रखे हैं। यानी कहने का तात्पर्य है, यहां पे लिख सकते हैं प्रश्न नंबर 6 जो है उसका पहला ऑप्शन सही है। तो P बराबर n उसमें दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि ये आपका ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। आई होप कि आप प्रश्न नंबर 6 का जो हल था वो समझ गए होंगे। P बराबर n जो है वो जिस ऑप्शन में मैच करेगा प्रश्न नंबर 6 के 4 विकल्पों में, वही आपका आंसर सही माना जाएगा। तो बेटे प्रश्न नंबर 6 का फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बेटा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलिए प्रश्न नंबर 7 का हल बेटा अब हम लोग समझते हैं कि उसे किस प्रकार से किया जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं कि क्या करना है। तो यहां पे प्रश्न नंबर 7 देखिएगा। तो बेटा प्रश्न नंबर 6 और 7 बेटा इन्हीं कोटियों से ही हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ पे 7x - 5z की कोटि है, हमें कोटि बताना है। तो बेटे यहाँ पे संख्याओं से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे x ले लेंगे। तो बेटा x की जो कोटि है वो यहाँ पे आपको दे रखे हैं 2 गुणे n। यहाँ पे बेटा संख्याओं से कोई मतलब नहीं है, 7 और 5 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब गुणा करोगे तो भी बेटा अवयव के प्रत्येक अवयव से गुणा होती है, तो पंक्तियां और स्तंभ तो वही होते हैं, तो कोटि तो चेंज नहीं हो जाएगी, कोटि तो वही रहेगी। अब z की कोटि क्या है, z की कोटि आपको दे रखे हैं 2 गुणे p। बताइए x की कोटि है 2 गुणे n, z की कोटि है 2 गुणे p। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे आपको एक कंडीशन n बराबर आपको p दे रखा है। तो मेरे बच्चे आपको n बराबर अगर p दे रखा है तो यहाँ पे 2 गुणे हम क्या इस p के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि x की जो कोटि है वो 2 गुणे n है और z की जो कोटि है वो 2 गुणे n है। दोनों क्या हो गए, सेम आ रहे हैं। तो इसका मतलब है 7x - 5z की जो कोटि होगी वो आपका 2 गुणे n ही रहेगा। तो प्रश्न नंबर 7 में भी आपको विकल्प 4 दे रखे हैं, तो इसमें आपका बी ऑप्शन क्या है बेटा, सही है। बी ऑप्शन में आपको 2 गुणे n दे रखा है, यानी कि 2 पंक्ति n स्तंभ होंगे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न नंबर 7 का बी ऑप्शन सही होगा। मैंने क्या किया, सबसे पहले x की कोटि लिखी, फिर z की कोटि, प्रश्न नंबर 6 में जो कॉन्सेप्ट दे रखा था उसके अकॉर्डिंग लिखा, n बराबर p था तो p के स्थान पे n, तो 2 गुणे n, ये सेम आ रहा, ये मैच भी करा ऑप्शन बी में, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि प्रश्न नंबर 7 का भी हल आप अच्छे से समझ गए होंगे। फटाफट जोरदार स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर यहाँ पे जो 8 दे रखे हैं उसका हल बेटा हम लोग समझेंगे कि उसे किस प्रकार से करना है। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 में आपको a बराबर दिया है, b बराबर दिया है, फिर हमसे कहते हैं a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए। ये भी बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जब भी बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया करो आप बेटा तुक्का ना मारा करो, अंदाजा तो कतई नहीं लगाना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। आप उस सवाल को जो भी उसमें बातें कह रहा है उसको लागू करो, सॉल्यूशन करो उसका, फिर जो आंसर क्लियर आए वही आपको ऑप्शन में देखना है और मैच भी करता है। अब यहाँ पे a बराबर दिया है, b बराबर दिया है,
हमसे कहते हैं a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चा अगर आप a प्लस बी का मान ज्ञात करना चाहते हो तो a प्लस बी का मान ज्ञात करने के लिए आपको यहां पे मान रखना पड़ेगा। देखिए तो a है तो a का मान कितना है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा प्लस b के स्थान पे क्या लिखोगे साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन अल्फा। ठीक है, ए का मान मैंने इस पूरे मैट्रिक्स को लिख दिया, प्लस का निशान बी के स्थान पे इस पूरे मैट्रिक्स को लिख देंगे और बेटा बीच में प्लस था प्लस लगा दिया। हमें ए प्लस बी का मान ज्ञात करना है तो इस वाले इन दोनों को जोड़ दो। तो यहां पे क्या करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कास अल्फा ये घट जाएगा क्योंकि एक प्लस और एक माइनस में है। दूसरी चीज यहां पे 1 माइनस कास स्क्वायर अल्फा और प्लस कास स्क्वायर अल्फा, यहां पे साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा। अब देख पा रहे हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा ये कैंसिल हो गया, कास कास कैंसिल हो गया, कास कास कैंसिल, साइन साइन कैंसिल। तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर प्रश्न नंबर 8 का जो हल था वो हो जाएगा। आपको जिस भी ऑप्शन में बेटा ये मैच कर रहा हो 1 1 0 0 अवयव ये आ रहा होगा वही ऑप्शन आपका सही होगा। मैंने प्रश्न नंबर 8 का भी हल मैंने आपको समझा दिया। आई होप कि आप प्रश्न नंबर 8 का हल अच्छे से समझ गए होंगे। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग प्रश्न नंबर 9 का हल अब हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से करना है। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इस पूरे को मिटा रहा हूं पूरा, फिर हम लोग प्रश्न नंबर 9 का हल प्रश्न नंबर 9 ही का बेटा प्रश्न नंबर 9 का हल हम लोग समझते हैं। तब तक आप बेटा प्रश्न अपने किताब से पढ़ें, आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा। तो प्रश्न नंबर अगर बेटा हम 9 की बात करते हैं तो प्रश्न नंबर 9 में आपसे क्या कहता है जरा उसे समझते हैं। प्रश्न नंबर 9 में आपको a बराबर दिया है, ध्यान दीजिएगा। आपको a बराबर एक आव्यूह दे रखे हैं a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 और यहां पे c3, a3 b3 और c3, a1 a2 a3 है बेटा नीचे, a1 a2 a3, फिर यहां पे आपको b1 b2 b3 c1 c2 c3 दे रखे हैं। कितना गजब का क्वेश्चन है। और हमसे कहते हैं माइनस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा बहुत ही आसान है। तो माइनस ए बराबर जब आप ज्ञात करोगे यानी ए में आपको माइनस से गुणा कर देनी है। तो देखिए सबसे पहले ए को लिखो a1 a2 a3, b1 b2 b3 c1 c2 और ये हो गया c3। तो यहां पे माइनस से गुणा करनी है तो बेटा आपको माइनस से इसमें गुणा कर देनी है। तो देखिएगा ये सारे अवयव जो होंगे ये काहे में हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। ये सारे अवयव बेटा काहे में हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। यानी माइनस a1 माइनस a2 a3 b1 b2 b3 माइनस c1 c2 c3। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 9 का हल कंप्लीट होगा। माइनस ए का हमें मान ज्ञात करना था जो कि ज्ञात हो चुका है, यही ऑप्शन में आपका सही होगा। अब चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 10 का हल अब हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से बेटा करना है। इसे फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं कि किस प्रकार से हमें करना है। प्रश्न नंबर 10 हमसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, हमसे कहते हैं यदि
ए तथा बी, यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित, समान कोटि के सममित आव्यूह हैं तो ए बी माइनस बी ए एक इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यानी ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं तो ए बी माइनस बी ए एक क्या होगा। तो बेटा यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब इन चारों ऑप्शनों में कौन ऑप्शन सही होगा, इस चीज को पता करने के लिए बेटा हमको क्या करना पड़ेगा, इसको लगाना पड़ेगा। तो पहली चीज तो यहाँ पे यही है कि यहाँ पे ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं तो ए बी माइनस बी ए एक होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये बेटा आपका एक विषम सममित आव्यूह होगा। क्या होगा, विषम सममित आव्यूह होगा। क्यों, इस चीज को बेटा मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। देखिएगा यहाँ पे ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह है। बेटा अगर तुमसे कोई कहे ए सममित आव्यूह है तो ए डैश बराबर हम ए लिखते हैं, अगर बी सममित आव्यूह है तो बी डैश बराबर बी लिखते हैं। तो यहाँ पे ए और बी सममित है तो हम कह सकते हैं ए डैश बराबर हमने ए लिख लिया, बी डैश बराबर बेटा हम बी लिख लेंगे। बात समझ में आ रही है। मान लो सी सममित आव्यूह है तो सी डैश बराबर हम सी लिख सकते हैं। कोई कहेगा एम सममित आव्यूह है तो एम डैश बराबर एम लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से ए और बी सममित आव्यूह है, ये कंडीशन होती है सममित की, ए डैश बराबर ए, बी डैश बराबर बी। अब सुनिए ए बी माइनस बी ए, देखो पहले ए बी दिया है, बाद को बी ए दिया है, तो इसका ये मतलब होता है ए बी माइनस बी ए का होल ऑफ डैश माइनस ए बी माइनस बी ए, ये चीज। तो बेटा ए बी माइनस बी ए का होल ऑफ डैश बराबर माइनस ए बी माइनस बी ए, बेटा ये विषम सममित आव्यूह होगा। हमसे कहते हैं ए बी माइनस बी ए क्या होगा, तो बेटा ए बी हम जान कैसे गए कि विषम होगा, क्योंकि बेटा विषम में माइनस होता है। पहले ए बी था, बाद को बी ए हो गया, और बी ए के सामने काहे का निशान है, माइनस का निशान है। तो ए बी पहले बी ए बाद को है, तो समझ जाओ उल्टा है, और माइनस का निशान तो विषम होगा, और विषम तो बेटा आपको माइनस लगाना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में ए बी माइनस बी ए का होल ऑफ डैश बराबर ए बी माइनस बी ए, यानी विषम सममित आव्यूह को बेटा हमें सिद्ध करना पड़ेगा। और वास्तविकता यह है कि ए बी माइनस बी ए क्या है, विषम सममित आव्यूह है, और विषम सममित आव्यूह अगर है तो ए बी माइनस बी ए का हमें होल ऑफ डैश करना पड़ेगा, और इसी के सामने आपको माइनस का निशान लगाना पड़ेगा। ठीक है, याद रखिएगा। इसी चीज को आप प्रूफ भी कर सकते हैं, कहो तो हम प्रूफ करके आपको दिखा दें। यहाँ पे आप LHS ले लेंगे, क्या ले लेंगे, LHS। तो यहाँ पे ए बी माइनस बी ए का होल ऑफ डैश मैंने लिख लिया। तो ए बी माइनस बी ए का होल ऑफ डैश आप लिखे हैं, तो बेटा अगर डैश के इसको बाहर, इन दोनों पॉइंटों को अगर बाहर निकालते हैं तो बेटा क्या करेंगे, क्या होता है, ये जो डैश होता है ये आपका आ जाएगा ए बी का होल ऑफ डैश, और यहाँ पे किसको लिख सकते हैं, बी ए का होल ऑफ डैश। एक सूत्र होता है, अगर P माइनस क्यू का अगर होल ऑफ डैश है तो इसको लिख सकते हैं P का होल डैश, और बीच में माइनस का निशान, यहाँ पे Q का होल डैश। ठीक है, P माइनस क्यू का होल ऑफ डैश तो P डैश Q डैश, ए बी माइनस बी ए का होल ऑफ डैश तो ए बी का होल डैश बी ए का होल डैश। अब बेटा अगर ए बी है और ये होल ऑफ डैश है, तो बेटा जो ए बी है तो बाद वाला अक्षर पहले और पहले वाला अक्षर बाद को लिखा जाता है, और उस पर डैश लगा देते हैं। मैं आपको एक सूत्र के अनुसार बताने का प्रयास करूंगा। जैसे यहाँ पे पी क्यू का होल ऑफ डैश है, तो बेटा इसको लिख सकते हैं बाद वाला अक्षर पहले तो क्यू डैश, और इसको लिख सकते हैं पी डैश। ठीक, तो ऐसे बताओ ए बी है तो इसको बेटा क्या लिखेंगे, बी डैश ए डैश, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए डैश और बी डैश। अब बताओ बी डैश के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, बी ए, बोलो बी लिख सकते हैं। ए डैश के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, ए डैश के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, ए।
बी डैश के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, बी। ठीक, अब बेटा जरा इसको सीधा करो। तो मैं आपसे एक बात बताऊं, ए बी पहले लिखोगे, ये बी ए का है प्लस में है। अब बेटा माइनस को बाहर निकाल लो, तो ए बी माइनस क्या आ जाएगा, बी ए आ जाएगा। बताइए सिद्ध हो गया ना। तो हम आपसे कह सकते हैं मेरे बच्चे कि जो LHS है वो किसके बराबर है, RHS के। अब बताओ अब हम यहां पे कह सकते हैं अर्थात ए बी माइनस बी ए क्या है, विषम सममित आव्यूह है। ना लगाते तब भी पता चल जाता, क्योंकि ए बी माइनस बी ए बी पहले बी ए बाद को उल्टा लिख गया और बीच में माइनस लग गया, तो विषम सममित आव्यूह है। मैंने इस प्रश्न का हल मैंने कंप्लीट करवा दिया, मैंने सिद्ध करके भी दिखा दिया ए बी माइनस बी ए विषम सममित आव्यूह क्यों है। जब भी विषम सममित कहता है, जैसे मान लो ए जो है विषम सममित है, तो ए का डैश बराबर माइनस ए निकालते हैं। अगर बी विषम सममित आव्यूह है तो बी डैश बराबर माइनस बी लिखते हैं। अगर सी विषम सममित आव्यूह है तो सी डैश बराबर माइनस सी लिखते हैं। हमसे ए बी माइनस बी ए हमको पता चल गया कि विषम सममित आव्यूह है, तो इस पूरे का होल आप डैश कर देंगे और इसके सामने काहे का निशान, माइनस का निशान लगा देंगे। तो इस प्रकार से इसी चीज को मैंने सिद्ध करके दिखा दिया है। इसको समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बेटे आज की क्लास में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 6 से लेकर प्रश्न नंबर 10 तक यहाँ पे जितने भी प्रश्न दे रखे थे विविध प्रश्नावली 3E में, यानी प्रश्न 6 से प्रश्न 10 तक के जितने भी प्रश्न आपको दे रखे थे अभी तक, मैंने उन सभी प्रश्नों का हल आज की क्लास में मैंने आपको समझाया है। मैं उम्मीद करूंगा मेरे द्वारा समझाया गया हल आपको जरूर समझ में आया होगा। अब बेटे इसी विविध प्रश्नावली में जो शेष प्रश्न रह गए हैं उनका जो हल होगा वो हम आपको अगली क्लास में आपको समझाएंगे। तो बेटे आज की क्लास में अगर मेरे द्वारा समझाया गया हल आपको समझ में आया हो तो चैनल को आपको हमारे सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करना है। इस छोटे से चैनल को बड़ा चैनल आप सभी को बनाना है। बस मेरी आपसे केवल यही एक रिक्वेस्ट है, ठीक है। आपको पूरा प्रयास कर देना है अपनी तरफ से इस चैनल को बड़ा चैनल बनाने में। मैं आपसे वादा करता हूं कक्षा 12 की जो डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की जो गणित की किताब है, इसके एक एक प्रश्न का हल मैं आपको करवाऊंगा। बोर्ड एग्जाम के पहले ही आपका मैं कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा। बस आपको रेगुलर वीडियो देखना है और पढ़ाई के प्रति जागरूकता आपको निभाना है। कार्य आपको निरंतर करते जाना है। जो भी क्वेश्चन लगवाए जाएं उसे कॉपी पे करें और बेटा 1 घंटा प्रैक्टिस के लिए निकालें। 100% आपको सफलता मिल जाएगी। जय हिंद।